वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और बहुत सारी डिस्कशन हम दोपहर में कर रहे थे, हमारे साथ उमैद आसिफ भी मौजूद थे, हाफिज़ साहब भी मौजूद थे और बहुत सारी बातें हमने की। अब मेरे साथ सेट पर नाज़रीन आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका जी। हाफिज़ साहब, कोई खूबसूरत सी बात करते हैं शो के आगाज़ में, ताकि हम जो है ना वो पॉजिटिव इनिशिएटिव लेते हुए आगे गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाएं। देखिए, बात यह है कि मौसम बदल रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। अगस्त अपने अख्ताम की तरफ है और ये बदलता मौसम इंसानों को ये पैगाम देता है कि आप अपने रवैयों को बदलें। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चूँकि 30 अगस्त से दूसरा टेस्ट मैच खेलना है, तो उनके लिए है कि आप अपनी सोच को बदलें और अपने जो सोचने का अंदाज़ है, जो खेलने का अंदाज़ है, उस सब को बदलें। मौसम आपको बदलते हुए नज़र नहीं आ रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं उनसे ये बल्कि उन्होंने मानना मुनना कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने काम ऐसे ही करना है। तो उन्हें भी चाहिए कि वो अपनी सोच को बदलें, ये बाहर निकलें। इतना शानदार मौसम है, बादल गरज रहे हैं और बादल के गरजने से स्टूडियो में बैठे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ऊपर वाले फ्लोर पर कहीं फर्नीचर हिल रहा है। हालांकि ये फर्नीचर नहीं हिल रहा, ये बादल गरज रहे हैं, ठीक है। हवा बड़ी अच्छी चल रही है, ठीक है। और हमारे दोस्त हैं तैयब साहब, वो बहुत खिदमत कर रहे हैं इन दिनों। उनको हर जगह पे, कभी उस शो पे, कभी उस शो पे, कभी उस शो कैमरा पे, लिए मोबाइल भी घूम रहे हैं और साथ ही साथ वो लोगों को दफ्तर का दौरा भी करवा रहे हैं। माशाल्लाह। तो ये इतनी मेहनत होनी चाहिए। पाकिस्तान की टीम जो है उसमें जितने भी लोग हैं काम करने वाले, उनको इतनी मेहनत के साथ सीखना चाहिए। देखें, कोई भी अगर कोई काम कर रहा है, दिल लगा कर काम कर रहा है, मेहनत से काम कर रहा है, बेलौस होकर लोगों की खिदमत कर रहा है, ठीक है। भले उसको ये भी पता हो कि 2 दिन के बाद इसके बाद इसने नहीं होना या नहीं होना है या नहीं होना, या 4 दिन के बाद इसने नहीं होना। तो जो लोग आपके साथ, जिनके बारे में वैसे तो किसी का भी कोई पता नहीं कि कल किसने होना ही नहीं, लेकिन जिनके बारे में आपको इम्कान हो कि ये थोड़े दिन ज़्यादा इन्होंने मेरे साथ रहना है, हाँ। तो उनके साथ भी वैसे ही जो रवैया है वो रखना चाहिए। मतलब ये नहीं है ना कि किसी को चलो नहीं, चलो आज जल्दी आओ, जल्दी चलो, बस लेट हो गए, और किसी को आइए मैं आपको दूसरा स्टूडियो भी दिखाता हूँ। पैमाना सबके लिए बराबर होना चाहिए। बराबर। देखिए, जब तक आप लाइकिंग डिसलाइकिंग को एक तरफ नहीं करेंगे, ये सारे मुल्क का मसला है, ये सिर्फ क्रिकेट टीम का नहीं है, ये मुल्क का मसला है। और इसमें थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, लेकिन वो बड़े अच्छे हैं, बड़ी मेहनत करते हैं तैयब साहब, बहुत ज़्यादा। और ये तैयब जो है ये एक किस्सा है, एक दास्तान है, इसको तमाम लोगों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और सीखना चाहिए। खैर, हम बढ़ते हैं। इस मौसम में शाम के वक्त में आपको बागात में नहीं जाना चाहिए, बिलखुसूस तैयब नज़र आ जाता है। नहीं, आपने अगर वॉक के लिए जाना है तो शाम से पहले जाएँ, ठीक है। वो फ़रत अब्बास शाह साहब हैं हमारे, उनका एक बड़ी मशहूर गज़ल है कि तूने देखी है कभी शजर शाम के बाद। तो ये शाम से मुझे याद आया है कि अगर आप रात को जाएंगे कहीं वॉक करने के लिए तो सांप बहुत होते हैं। मतलब बागे जना अगर आप चले जाएंगे तो रात का वक्त जो है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सांप होते हैं रात को। कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो आपको नज़र नहीं आएंगे, आपको डस सकते हैं। तो इसलिए जो है वो इस चीज़ का एहतियात करनी चाहिए इस मौसम में। अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो सूरज की रोशनी में जाएं, दिन की रोशनी में जाएं, ताकि देखकर जरा मुहतात रहकर गुरूब आफ्ताब के बाद ना जाएं। वैसे तो इर्द गिर्द भी बहुत सारे फिरफिरारे होते हैं, उनका भी पता नहीं चलता। वो मुंह पे कहते हैं आप और बाद में पता ही नहीं चलता, वो सांप से भी ज़्यादा खतरनाक काम कर जाते हैं। ये और लोगों को ये ज़रूर समझना चाहिए, जो थोड़ा सा हट गए हैं, चूँकि आपने मौसम की बात की है ना क्रिकेट से, लेकिन ये पाकिस्तान के अमूमी रवैये लोगों के इसमें नज़र आते हैं इस सारे में, कि वो जो आपको लगता है कि आपके सबसे, वो सुना होगा ना यूट्यूब, तो सामने लगता है आपको कि यार बड़ा हमदर्द है, ये बहुत अच्छा है। तो जब ज़रा सा मंजर बदलता है तो वो सबसे पहले सामने आ जाता है, ये देखो यही था। मेरा अच्छा, वकार यूनुस साहब के केस में भी यही हुआ है। वो देखे ना, वकार यूनुस साहब का जो केस है, वो तो उन्होंने तो खुद अपने आप को पेश कर दिया ना कि वो वहाँ पे जो बैठे हुए थे ना, क्या उसका नाम है, अब इसको मज़ाक में लें, इसको लोग ये ना समझें कि हम किसी के ऊपर कोई सख्त, क्योंकि मज़ाक भी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, ठीक है। और अगर आप इससे हिस्से मज़ाक से और क्रिकेटर्स की हिस्से मज़ाक बहुत अच्छी होती है, क्रिकेटर्स की हिस्से मज़ाक बहुत अच्छी होती है। उसका एक जो है बहुत सारे वाक़यात हैं। वो एक मरतबा जो क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, और वो एक अजीम क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, तो वो आ रहे थे सियालकोट से, सारी की सारी टीम ना मैच खेल के आ रही थी। तो वो
एक बंदे को ना उसी जो बस में वो सफ़र कर रहे थे तो वो बहुत उसका ना नाक में दम किया हुआ था उन्होंने। अब वो जो बंदा था वो बोल नहीं रहा था आगे से, क्योंकि वो बाद में जाके स्किपर को शिकायत लगा देते थे, स्किपर बरहम हो जाते थे उसके ऊपर। तो तंग आके उसने कहा तू बाद आ जा, फिर तू जाके दसेगा कि देखो मेरी सारे सामने बेइज्जती हो गई, तो बाद आ जा। वो नहीं बाज आया तो उन्होंने कहा मेरी गल सुन, तू सुबह शीशा देखा है? कहता हाँ जी देखा है। उन्होंने कहा जाके ज़रा दोबारा देखा, लगता है सारी टीम ने लेग स्टैंप लाई है। तो जब आप पिच के ऊपर आप गार्ड लेते हैं ना सारी टीम, तो पिच के ऊपर ना दरारें आ जाती हैं, निशान पड़ जाता है, इधर भी इधर भी इधर भी। उन्होंने जाके शीशा देख के लगता है सारी टीम ने लेग स्टैंप लाई है कि इन्हें तेनों निशान पे गए। तो वो क्रिकेटर्स की सिम साहब बहुत अच्छी होती है। और जहाँ तक ताल्लुक वकार यूनुस साहब का है, उनके इस केस में तो लोगों को जो वहाँ पे बैठे हुए थे ना, जिनकी वजह से क्रिकेट तबाह हो रही है, उन्होंने तो वकार यूनुस साहब को इसी तरीके से उन्होंने उनको पटारी में बंद किया है। उन्होंने कहा अगर ये यहाँ पे रहा, ये अगर टॉप पोजीशन पे रह गया, ये हो ना को कुछ ठीक ही ना कर दे, मतलब ये जो हमारा जो जहर है जो पाकिस्तान के क्रिकेट में फैला हुआ है उसको निकाल ही ना दें वकार यूनुस साहब। तो वकार यूनुस साहब को तो उन्होंने ना एक सपेरा समझा है। अब आपने ऐसा बात शुरू कर दी है, इसमें पूरी फिल्म बन जाती है। वो क्या बात है, क्या वो एक फिल्म होती है, उसमें एक नागन होती है, वो एक सपेरा होता है, वो पता नहीं कहाँ से उस नागन के और नाग के पीछे जाता है। तो ये जो वकार यूनुस साहब के साथ इन्होंने किया है, खैर ही करे। आज हाफिज साहब को सांप बहुत नजर आ रहे हैं ज़हन में। वो अभी मैं बाहर से गुजर रहा था तो वो किसी ने मुझे आवाज़ लगाई कि ये आप मुंह पे आप बाद में सांप। तो मुझे वहाँ से ना ये चीज़ ज़हन में खासी आई है। और जो आपने बाद में ये साथ में छेड़ दिया, तो ये सारी चीज़ें ये एक दूसरे से मिली जुली। थोड़ा सा आपने अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। तो ये जो वकार यूनुस साहब के साथ हुआ है ना, ये उनको टॉप पोजीशन पर रहना चाहिए था, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़रूरी था। और जिन लोगों के जहरीले फैसलों से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, उनको चाहिए था कि उनको काबू में करते, उनको बंद करते पटारी में और उनको फेंक देते दूर जाके कहीं समंदर में, किसी जंगल में डाल देते, ये छांगा मांगा के में डाल देते। थोड़ा चले ज़्यादा दूर ना तो कम से कम छांगा मांगा ही डाल देते। वैसे तो वो अफ्रीका का पाकिस्तान का टूर होता ना कि लगेज के साथ ही भेज देते पाकिस्तान के, इन्होंने भी होती कि तो जाओ। तो खैर कुछ हुआ तो नहीं, कुछ उम्मीद भी थी, वो भी वहीं की वहीं रह गई है। लेकिन इसी के साथ हम अगर बात करें तो एक अच्छा फैसला ज़रूर हुआ है, वो ये है कि अब्रार और कामरान गुलाम को वापस शामिल कर लिया गया। ये जो ये आंख मचोली का जो खेल है, ये क्यों पहले शुरू किया जाता है और बाद में फिर वही कर दिया जाता है जो पहले कहा जा रहा था कि नहीं करना है? देखिए मेरे जो इस्तेहकाम है, सोच में तसलसल है और ठहराव है, ये कामयाबी के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल सही। आप जहद मुसलसल, आपकी सोच में तसलसल और इस्तेहकाम, ठहराव और मंजिल पर नज़र आपकी होनी चाहिए। हर वक्त आप सोच रहे हो कि हमने कहाँ पर जाना है, ये कामयाबी के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले ऐलान किया 17 रुकनी स्क्वाड का। वो 17 रुकनी स्क्वाड 2 लोगों को रिलीज़ किया ए टीम के लिए, वो हो गया 15 रुकनी। एक खिलाड़ी को इन्होंने रिलीज़ कर दिया स्क्वाड से, आमिर जमाल को अनफिट होने की वजह से, वो हो गया 14। सुबह में आपने ऐलान किया 14 रुकनी, दोपहर में आपने ऐलान कर दिया 11 रुकनी का, तो वो 11 रुकनी हो गया। अब इन्होंने दोबारा उसके लिए उनको ले आए हैं वापस उसमें। अब देखना ये है कि ये ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को आप इंतज़ामात इनके कर सकते हैं। अगर आप देखें ना, बहुत ज़्यादा शोर रहा पाकिस्तान में रैंकिंग का, पे रैंकिंग ये हो गई, रैंकिंग वो हो गई, तो अब की जो दर्जाबंदियाँ आ रही हैं उसमें तो बाबर आजम भी नीचे जा रहे हैं, तलज़नी का शिकार हुए हैं ना। तो ये किस चीज़ का, आप कभी भी देखें वो एक और जयशाह साहब जो है वो चेयरमैन बन गए हैं, तो साथ ही रैंकिंग में बाबर नीचे आ गए। तो ठीक है, वो जयशाह साहब उनकी जगह पे तो जाके नहीं बैठे ना, उनकी अपनी रैंकिंग है, वो उस जगह पर गए हैं। नहीं मतलब ये होता ना कि बाबर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बाबर सेंचुरीज कर रहे हैं, हाफ सेंचुरीज कर रहे हैं। देखें एक दो चीज़ें हैं, एक ये है कि वैसे तो वो रैंकिंग जो है उसका कोई फ़ायदा इस लिहाज से नहीं है, उसके और पहलू हैं, लेकिन कम अज़ कम आप ज़ाती हैसियत में तो परफॉर्म कर रहे थे ना। और उससे कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि उसमें डिबेट है, उसमें डिबेट है, ठीक है, उसका वो बहुत ही अजीब सा आईसीसी का निज़ाम है रैंकिंग का, लेकिन उसमें एक तो है कि कम अज़ कम आप ज़ाती हैसियत में तो परफॉर्म कर रहे थे ना। अब वो भी नहीं कर रहे हैं, अब वो भी नहीं कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा तकलीफ देह है कि आपके जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान की टीम के लिए ना, ये जो इतना लंबा बैट पैच है ना, ये इतना लंबा कभी हुआ नहीं है, और ना ही इतना कभी कहत पड़ा है पाकिस्तान में क्रिकेटर्स का इस सतह पर कि आपको कोई मिल ही ना रहा हो। देखे ना कि
एक वक्त ऐसा था कि एंड 90s में अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पाकिस्तान पे थे। सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद जैसे स्पिनर्स इकट्ठे ही पाकिस्तान में खेल रहे थे। अरशद खान भी उन दिनों पाकिस्तान के लिए खेले। बाद में भी स्पिनर्स का पाकिस्तान में है। भाई यासिर शाह का लोग पूछते हैं हुआ क्या उसके साथ, वो 200-250 विकेटें टेस्ट मैच में ली हैं, आपने उसको कहाँ पे, वो उसने इंग्लैंड में भी आउट किया पाकिस्तान के लिए 16 की सीरीज़ में। अब यूएई में क्रिकेट हुई है ज़्यादा और उसने वहाँ पर आउट किए हैं, जहाँ पर भी किए हैं उसके जो टेस्ट मैच करियर आप उसको बढ़ा सकते थे ना, आप उसको तवील कर सकते थे थोड़ा, कि उसकी जिमी एंडरसन की मिसाल आपके सामने है, तो क्यों नहीं किया गया। तो ये जो फैसले हैं, जिस तरह अभी आपने कामरान गुलाम और अबरार अहमद का जिक्र किया है, इनको बड़ा ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप इसको ट्रीट कर सकते हैं कि आपने एंड में आकर देखें, जब शुरू में बात हुई ना कि पाकिस्तान के 4 फास्ट बॉलर्स हैं, तो उस वक्त भी इस फैसले पर बाज़ जगह से तनकीद हुई कि ये इतना बेहतर फ़ैसला नहीं है। हम भी उन्हीं लोगों में शामिल थे और लोग उसको बुरा भी मनाते हैं बाज़ औक़ात। टेस्ट ये मसला किसी को गलत या दुरुस्त साबित करना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। टेस्ट मैच के इख्तिताम पर शान मसूद ने यह तस्लीम किया कि एक स्पिनर हमें खिलाना चाहिए था, हम नहीं खिला पाए। तो उससे पहले नसीम शाह ने यह तस्लीम किया कि गो के उन्होंने पिच वाली बात ज़रूर की, क्योंकि अज़हर महमूद साहब असिस्टेंट कोच हैं पाकिस्तान के, वो पहले कह चुके जो कि नहायत नामुनासिब बात है। नसीम ने भी ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स वो गेंदबाजी नहीं कर पाए हैं जिसका हमें जो करनी चाहिए थी, स्पिनर्स कर सकते जो कर सकती है, ठीक है, वो नहीं कर पाए। अब जो क्रिकेटिंग रीजंस हैं, अगर आप उनकी बात करें तो उसमें आपकी टेक्टिकल जो चीज़ें थी वो आपने गलत की। आपने टीम सिलेक्शन में गलतियाँ की, आपने जैसे बैटिंग उसके बाद जो आपने डिक्लेरेशन की तरफ गए 448 पे, उसमें भी गलती थी कि आपको इतनी बैटिंग करने के बावजूद भी पिच नहीं समझ सके आप। चलें, एक तो ये हुआ ना कि इब्तदा में आपको नहीं पता चला पिच का, ठीक है, लेकिन जब आपने 448 कर लिया, इतनी लंबी बैटिंग पाकिस्तान ने कर ली, मेरा ख्याल है 131 ओवर्स थे शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से 113 ओवर्स थे। नहीं 131 शायद 131 शायद। जब मतलब नेक्स्ट इनिंग्स हुई है तो बांग्लादेश ने इतने ओवर्स में स्कोर मुकम्मल कर लिया था। अब पाकिस्तान ने जितने ओवर्स खेले ना 448 टोटल ओवर्स जो खेले, बिल्कुल 448 में, तो वो इतने ओवर्स तक भी आपको पिच का अंदाज़ा नहीं हुआ कि यार अगर हमने 448 किया है तो किस पैटर्न पे किया है, क्या हमारी विकेटें बॉलिंग की वजह से आउट हुई हैं, बहुत अच्छे बॉल हुए हैं, या फिर हमारी भी कहीं ना कहीं गलती थी। उसमें आप देखें कि आपको उन शॉट्स में भी जो विकेटें पाकिस्तान की गिरी हैं, आपको ये लगेगा कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उन्होंने गलत शॉट खेले हैं। पाकिस्तान के बॉलर्स को आप देखें तो आपको लगेगा कि विकेट की वजह से आउट हुए हैं। चलें, ये भी ज़हन में आ गया, ये भी ज़रा लोगों को, जो आउट किए हैं ना खुर्रम शहजाद ने, वो उसने आउट किए हैं बॉलर बैट्समैनों को। पाकिस्तान के बैटर्स ने विकेट्स थ्रो किए हैं, पहले इनिंग्स में भी, सेकंड इनिंग्स में भी। तो टेक्टिकल चीज़ें जो हैं, जो क्रिकेटिंग चीज़ें हैं, जो क्रिकेट के मामलात हैं, आप उनको बयान करें कि क्या आपके जो दूसरी इनिंग्स में बैटर्स आउट हुए हैं, पूरी की पूरी टीम आपकी, आप उन शॉट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या उनमें पिच का अमल दखल था? वो आपकी क्रिकेट की जो सलाहियत है उसके ऊपर सवाल था कि वो साइम अयूब दूर खेले अपने, शान दूर खेले, जल्दी में। आपको किस चीज़ की जल्दी है यार? आपने शफीक भी इनफैक्ट, अब्दुल्ला ने तो ऐसा काम किया है जो उस पूरी इनिंग्स में जो सबसे गंदा शॉट खेला है वो अब्दुल्ला शफीक ने खेला है। और उस टाइम में एक पार्टनरशिप मैच का नक्शा कुछ और कर सकती थी, वो उन्होंने पता नहीं निकल के कराया, शायद पता नहीं वो पावर प्ले का T20 मैच में आखिरी बॉल था, उन्होंने कहा ये छक्का निकाल लें, स्कोर पाकिस्तान का 64 या 70 हो जाएगा तो पावर प्ले में। तो ये जो पाकिस्तान की विकेटें गिरी हैं, एक तो फास्ट बॉलिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग ठीक नहीं हुई, फिर जो आपने ख़राब बैटिंग की है दूसरी इनिंग्स में, तो लोगों को ये तो बताएं कि पिच की वजह से कौन से बैट्समैन आउट हुए। उन्होंने आपको अच्छी गेंदबाजी से आउट किया, अच्छे एक जगह पर लाइन पर बॉल किए, करने में तो और आउट होने में फ़र्क है ना जी। तो ये जो चीज़ें थी, अगर इसके ऊपर आप एक्सप्लेनेशन दें, वजाहत लोगों को इसके ऊपर दें, क्रिकेटिंग लॉजिक के साथ आएँ, दलील के साथ आएँ, मंतक के साथ आएँ, वजह बयान करें कि क्या हुआ है असल में पाकिस्तान के साथ। मतलब ये नहीं है कि पिच के ऊपर मलबा डाल के चले जाएँ। उनसे तो किसी ने नहीं कहा कि पिच बांग्लादेश वालों से, इन्हीं को मुसीबत पड़ी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जहाँ से सवाल शुरू हुआ है कि इस्तेहकाम आपकी सोच में होना चाहिए, तसलसल होना चाहिए,
आप में ये जो आपकी खेल की समझ बूझ है वो आपको नज़र आनी चाहिए फैसलों से। वो ऐसे ही नहीं कोई किसी को बड़ा कहता। MS धोनी को लोग क्यों बड़ा कप्तान मानते हैं? वो फैसले करता है, वो फैसले करता है। और बड़ी शानदार बात की गुज़िश्ता दिनों जसप्रीत बुमराह ने इसी हवाले से, उन्होंने कहा कि वो अपनी छठी हिस्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। मतलब एक स्ट्रेटजी आप करके आ गए हैं, ड्यूरिंग मैच हो क्या रहा है वो उसको पड़ता है। ये अगर 10 ओवर के बाद ये होगा तो मैं इसको रोक कैसे सकता हूँ, इसकी इनिंग्स को कैसे छोटा कर सकता हूँ, इस फास्ट बॉलर से या स्पिनर से अपने कैसा काम ले सकता हूँ। ये जो छठी हिस्सा है ना, वो कहते हैं वो उसके ऊपर ज़्यादा जाते हैं। तो आपकी छठी हिस्स कहाँ पे थी? आपकी कोई हिस्स थी भी या नहीं थी कि 448 पर भी आपको नहीं पता चला कि पिच का रवैया क्या है? आपने इतने दिन वहाँ पर रहे, आपको ये नहीं पता चला कि पिच क्या हो सकता है? आपको मौसम का अंदाज़ा नहीं। आप किसी उस शख्स से ही बात कर लेते, अगर आप समझते मुनासिब, अगर आप समझते कि वो आपको बेहतर बता सकता है, जिसने सारी ज़िंदगी ये पिचें बनाई हैं, कि भाईजान ये बताएं इस मौसम में क्या बाउंस वाला पिच बन सकता है? हाफिज साहब, ये तो तब हो ना जब आप अहमियत दें ना मैच को, जब आप उसकी फिक्र करें, आपको जब जीतने की आपके अंदर जुस्तजू हो, लगन हो। मैं ये देखती हूँ कि हम जिस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि फैसले लेने की कुव्वत ही ख़त्म कर दी गई है। आपको जिस तरह से आप बात कर रहे हैं इस्तेहकाम की, मुदस्सिर नज़र साहब ने भी कहा है कि कन्फ्यूज्ड लोग हैं यहाँ पर, इनके फैसले ही नहीं है कुछ भी। अब देखिए कन्फ्यूजन का शिकार है सब यहाँ पर। मोदी भाई इन दिनों मुझे पता चला है कि पाकिस्तान आए हुए हैं। वो 2008 में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली आई ना, मतलब जिन लोगों के लिए ओढ़ना बिछोना क्रिकेट है ना, जो क्रिकेट बोलते हैं, क्रिकेट सोते हैं, क्रिकेट खाते हैं, क्रिकेट पीते हैं, सब कुछ करते हैं, मुदस्सिर नज़र साहब का शुमार उन लोगों में होता है। और पाकिस्तान में क्रिकेट की कोचिंग के हवाले से कि जो जितनी भी आज जिद्दत नज़र आती है ना, ये सारी की सारी उन्हीं की वजह से है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है। जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, जनरल तौकीर ज़िया साहब, फिर उस वक्त में रमीज़ राजा साहब, उस वक्त में मरहूम अली ज़िया, इनके साथ और भी जो लोग थे, इन सब ने बहुत काम किया। मुदस्सिर नज़र साहब की एक सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इवन नसीम शाह का जब करियर, जब ये पहली मरतबा सेलेक्ट हुए हैं ना, ये मोहम्मद आमिर जब पहली मरतबा सेलेक्ट हुए, ये इतनी जल्दी, इवन इमामुल हक और ये जितने भी प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं ना, 2008-10 के बाद, 8 से पहले भी 2000 जब से अकेडमी बनी है, 2004-5 से लेकर ना जब तक ये पाकिस्तान में रहे हैं 18-19 तक, मुदस्सिर नज़र साहब मुख्तलिफ वक्तों में आते जाते रहे हैं। जितना काम डेवलपमेंट का पाकिस्तान में हुआ है ना, प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करने का, निखारने का, पकड़ने का, टैलेंट हंट के ऊपर, वो बहुत शानदार अंदाज में हुआ है। प्लेयर्स जो हैं मतलब मुख्तलिफ इलाकों से होते थे, उनके पास सहूलियात नहीं होती थी। अगर वो आ गए हैं ना कहीं उस टैलेंट हंट में मुड़ी पा को नज़र, और फिर उसके बाद उसकी परेशानियां ख़त्म हैं। वो उसकी इस तरह से देखभाल करते थे, इतनी तवज्जो के साथ, डॉक्टर्स के साथ बातचीत, उसके खाने की पीने के ऊपर, उसका अगर रीहैब चल रहा है तो उसके ऊपर, उसकी रोज़मर्रा की मसरूफियात के ऊपर, उसके मामूलात के ऊपर, किस तरीके से आपने उनको वापस लेके आना है, कितना खेलना है, कब खेलना है, एक एक चीज़ का ख्याल रखते थे। आज वो ये कह रहे हैं कि कंफ्यूज लोग हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो फिर भी बहुत एहतियात से काम ले रहे हैं। ठीक है, वरना जो हालात उन्होंने देखे हैं इससे पहले, इनके फ्यूज ही उड़े हुए हैं। यानी कंफ्यूज नहीं, फ्यूज उड़े हुए हैं, इनके फ्यूज उड़े हुए हैं। ये बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है ना पाकिस्तान के क्रिकेट। कल भी हमने बात की थी कि 2018 से लेकर 24 तक ये बता दें कि पाकिस्तान की अंडर-19 टीम से कौन सा खिलाड़ी ऐसा आया है पाकिस्तान में, ठीक है, और फिर वो उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और वो सर्वाइव किया। इनके होते हुए हुआ ये है, ना मूसा आज कहीं नज़र आ रहे हैं, ना हसनैन कहीं नज़र आ रहे हैं। शादाब खान की कारकर्दगी में जो है वो तनाज़ुली का शिकार है, ठीक है। एक से शाहनवाज धानी ने जब पहला सीज़न खेला था, 6 मैचेस में मेरा ख्याल है उन्होंने 28 आउट किए थे या पता नहीं कितने आउट किए थे, ठीक है, 4 मैचेस में, हाँ ठीक है। और वो जिस जगह से आए थे उस सारे प्रोसेस को अगर देखा जाए, नसीम शाह कैसे मुंतखब हुए, शाहीन आफरीदी कैसे मुंतखब हुए, शादाब कैसे हुए, हसन अली कैसे हुए, ये सारी की सारी ना पाकिस्तान के पास कहानियाँ हैं, ये तारीख का हिस्सा हैं। और इन लोगों ने, नेशनल क्रिकेट अकेडमी ने उसमें क्या किरदार अदा किया, उन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आज क्यों नहीं हो रहा, इससे पहले क्यों हो रहा था? ये सारे लोग, बाबर आजम भी तो, आपको पता है कि बाबर आजम के साथ क्या हुआ था? एक मरतबा बाबर आजम, पाकिस्तान की टीमें बनी
तो बाबर आजम उसमें मेरा ख्याल है अली ज़िया मरहूम ने कुछ इस तरीके से बताया था कि बाबर आजम सेलेक्ट होने से रह गए। अच्छा। तो ये एनसीए को पता चला कि नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया कि एक जो प्लेस रह गए थे ना मुख्तलिफ रीजन्स में, या जो भी उस वक्त का प्रोसेस था, वो उन जो नहीं सिलेक्ट हो पाए ना किसी वजह से, उनकी एक टीम बना दी। अच्छा। उस टूर्नामेंट के लिए, उस इवेंट के लिए उनकी एक टीम बना दी जिसमें बाबर भी थे। और वो उस टूर्नामेंट में वो टीम पता नहीं फाइनल खेली या जीती, लेकिन नॉकआउट तक चली गई। तो जिन लोगों ने काम, मेरे ख्याल से एक इंटरव्यू भी बाहर आया था, बाबर बात कर रहे हैं, शायद बहुत कम गुफ्तगू कर रहे हैं इंग्लिश के ऊपर, बड़ा उनका उसके ऊपर मजाक भी बनाया जाता है। मेरे ख्याल से वो उसी तभी की बात है शायद। वो और है, वो मेरा ख्याल और है, मैंने सुना नहीं कैट, लेकिन ये जो था ये बहुत अर्ली, बहुत पहले की बात है। अभी वो जूनियर क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, एज ग्रुप के क्रिकेट में थे। तो ये जिन लोगों ने काम करना होता है ना, उनके पास रास्ते होते हैं कि अगर एक बासलाहियत खिलाड़ी रह गया है और एक दो जगह से पता किया, वो भी रह गया, वो भी रह गया, इनके परफॉर्मेंस, चलो जी एक टीम और बना दें। मतलब आपने अपॉर्चुनिटी देनी है, मौके देने हैं बासलाहियत लोगों को परफॉर्मेंसेस के। कौन जानता था उस वक्त के बाबर आजम ने क्या बनना है? ठीक है, कौन जानता था कि ये आने वाले दिनों में। और ये जो मुदस्सर नज़र साहब हैं, इनको क्रेडिट जाता है, अंडर 13 की क्रिकेट शुरू कराई, ये जूनियर क्रिकेट शुरू कराई, इन सब बच्चों के ऊपर उस्मान कादर, इमामुल हक, समी असलम, ठीक है, ये नसीम शाह, हसनैन, शाहनवाज धानी, हसन अली, शाहीना अफरीदी, मूसा खान, ठीक है, और जितने भी बहुत सारे ऐसे हैं, मतलब एक टाइम में प्रोसेस के थ्रू आए। ज़फ़र गौहर बहुत अच्छे थे, ठीक है, इवन नवाज़ मेरा ख्याल नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मोहम्मद आमिर, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के जिनको पाकिस्तान के उस सिस्टम ने सपोर्ट किया मुख्तलिफ वक्तों में, और उन्हें अपनी सलाहियतों को निखारने का, उनको सलाहियतों के इजहार के मौके फराहम किए। तो मोडी पाक को ये क्रेडिट ज़रूर है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। और 2008 की मैं बात बता रहा था ना, वो जब कभी भी उनको लगता था, वो आए हैं जब कभी भी काम किया है 2, 3, 4 साल, और उसके बाद लोगों को पसंद नहीं आया कि यार ठीक है। सबसे ज़्यादा कट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगाता है वो डेवलपमेंट पर लगाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खर्चा होना चाहिए। उस वक्त भी वो चले गए आईसीसी की ग्लोबल एकेडमी। आईसीसी की ग्लोबल एकेडमी को चला सकते हैं, पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट को नहीं चला सकते। एक बार 1.5 करोड़ आप मेंटोर्स को देने के लिए तैयार हैं। हाँ, लेकिन आपने वो, और ये सारे मेंटोर्स मिलके भी ना अकेले मुदस्सर नज़र जितना काम नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे ख्याल से कि ये तमाम, ये पांचों के पांचों लोग भी इस बात को एग्री करेंगे। ये सारे उनके साथ रहे हैं ना जी, ये सब के सब जो हैं, जितने भी हैं। सरफराज जब जीते थे वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए अंडर 19, मेरा ख्याल है कि मुंडी पाव उस वक्त भी नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड थे। मेरा ख्याल है 2000 के बहुत शुरू में जब सरफराज अहमद कैप्टन थे पाकिस्तान टीम के, तो उस वक्त भी वो वहाँ पे थे। आकिब साहब का नाम रह गया उन शुरू के दिनों में। आकिब जावेद साहब भी उस सारी एनसीए की उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान के क्रिकेट को उस जगह पर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम किया है। आज क्यों नहीं है पता ही नहीं है, कौन है जी बैटिंग कोच, कौन है हेड कोच, कौन है बॉलिंग कोच ही कोच, कोई अकेडमी का कोई नजर ही नहीं आएगा। उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है हाफिज साहब के वहाँ पर वही लोग मौजूद हैं जिन्होंने बस यस सर जी हाँ करना है, जिनके घर की समझ लें आपकी रोजी रोटी जो है वो उसी तनख्वाह पर चलनी है, उससे हट के वो कोई बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरत है कि आप ऐसे लोग लेकर आएँ, आप जो मतलब फॉरेन कोचेस की बात करते हैं, यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ से बेस बनकर आगे जानी है ना। अच्छा ये भी एक ना लोगों को लगता है कि शायद पता नहीं क्या फॉरेन कोचेस आ जाएंगे, आपके अपने भी लोग हैं, अपने भी लोग हैं, जितने भी 20-25 बरस में जितने भी लोगों ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी से या जितनी भी जगह पर, बाबर आजम किसी क्लब में खेल रहे थे तो किसी गैर मुल्की कोच की वजह से ऊपर आए किया था। अभी बांग्लादेश में क्या मुश्ताक अहमद साहब नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। ये मरहूम ज़फ़र अल्ताफ़ साहब याद आते हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं ये फलां कोच फलां, कहते ये रिटायर्ड गोरों ने ना रिटायर्ड नौकरियां देने के लिए मसरूफ़ किया हुआ है। तो अब ये ठीक है, उनका एक किरदार है, वो आपको मुश्किल वक्त में आपका साथ देते हैं, आपके लिए आपकी ट्रेनिंग प्लान करते हैं, आपको थपकी देते हैं। आप यूट्यूब मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, हर चीज़ सामने है, आपको खुद नज़र आ जाता है कि आप कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं, आप उनको खुद ही सुधार सकते हैं। आपकी एक बाबर एबी डिविलियर्स को पसंद करते हैं, हर चीज़ मौजूद है इंटरनेट पर। आज क्या आपके पास महरूमी है किसी भी टैलेंट की, किसी भी कमी? इसीलिए जो काम करने वाले उन सब चीज़ों के बावजूद भी इंफॉर्मेशन का होना एक पहलू है, उसका दुरुस्त इस्तेमाल दूसरा पहलू है।
मतलब सड़क बनी हुई है लाहौर से पिंडी जाने के लिए, इस्लामाबाद जाने के लिए, उस सड़क पर सफ़र करते हुए पिंडी पहुंचना एक और है। रास्ता तो है आपके पास, इस्लामाबाद जाने के लिए सड़क मौजूद है, आप जीटी रोड से भी जा सकते हैं, आप मोटरवे से भी जा सकते हैं, सड़क तो मौजूद है। हाँ। जाना है वो दूसरा पहलू हाँ। है, उसके लिए वसाइल का होना दूसरा पहलू है, इन्फॉर्मेशन का होना, मालूमात का होना एक और पहलू है, उन मालूमात को अपने लिए दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना वो एक और पहलू है। जिस तरीके से कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के या उसके साथ भी जो मीटिंग हुई है मेंटोर्स की अपने उन लोगों के साथ, उस सबसे पहले तो इनसे पूछें जो सामने बैठे हुए थे, भाईजान आपने 4-5 बरसों में क्या किया है? अगर पाकिस्तान में आज टैलेंट की किल्लत है, बासलाहियत खिलाड़ी सामने नहीं आ रहे हैं, आपका रास्ता जो है वो जगह जगह उसमें मुसीबतें हैं, मुश्किलात हैं, वो कुछ टूटा फूटा पड़ा है, तो ये क्यों है? आप लोग तो यहीं पर मौजूद थे ना जनाब, पहले ये बताएं कि ये इसमें क्या रुकावट है और चैंपियंस कप के नाम पर आप क्या करना चाहते हैं? आप ये बताएं कि आपके जहन को, अकल को लगता है कि यार जिस तरीके से आपने ये सारा जो सीज़न है ये प्लान मैं किया, समझ गई हूँ, ये कैसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? मतलब बैठे ना, मैं बैठा हूँ, बस मैं ना इस 2 मुरब्बे के अंदर अंदर जितने सांप हैं सब मैंने कैद करके अफ्रीका को बेच देने हैं, तो मैं ख्याल बनाना शुरू कर दूंगा इस ज़मीन के नीचे से मैं तेल के ज़खायर मौजूद हैं, मैंने उनको निकालना है। वो ख्याली पुलाव बनाई जाए, जितने मर्जी बनाई जाए, मैंने जाना है मरगला के ऊपर और वहाँ पे जो भी मुझे नज़र आएंगे ना, वहाँ पे ऐसे जानवर जो महंगे बिक सकते हैं, मैंने उनको काबू करना है, उनको पकड़ के मैंने बेच देना है। ख्याल है, हाँ। करता जाऊँ, ठीक है। वो मैं जा रहा हूँ कराची, साहिल समंदर के नीचे वहाँ पे ना तेल के ज़खायर हैं, मैंने वहाँ पे निकालने हैं। ख्याल है मैं करता जाऊँ। भाईजान इसको अमली जामा कैसे शेख चिल्ली की कहानी पढ़ी होगी आप सब आपने? हाँ, चिली, हाँ, चिली, ग्रीन चिली बन गई, ग्रीन चिली। इन्होंने सारे मुल्क को क्रिकेट को जो है ना वो चिली बना दिया है, चिली कि लोग उसको बह के भाई ये कहते हैं की हो गया यार। मतलब ये है कि आप अपने गुमान के अंदर, जहनो दिमाग में आप अपने जो है वो सवाल कर रहे हैं, आप गुमान कर रहे हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अफसोस की बात तो ये आप सब एक ख्याल आता है ना तो इंसान सोचता है कि नहीं इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। मुझे खुशी होती है, हैरत भी होती है कि हमारे यहाँ पर जो सोचा जाता है वही हो जाता है। ये सोच ही है ना जिसके हम आगे से ये आफ्टर इफेक्ट्स देख रहे हैं, मतलब कोई उसकी प्लानिंग नहीं है, कोई मशवरा नहीं है। देखिए बात यह है कि दोनों पहलू हैं। एक ये है कि अगर आपको अच्छा नज़र आ रहा हो और आप उसको अच्छा बयान करेंगे, मतलब जैसे अभी आपने मुदस्सर नज़र साहब का बयान का, उनका 1-2 इंटरव्यूज़ खातिर लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि उन्होंने किस ख्यालात का इजहार किया है। मुदस्सर नज़र साहब ने अगर बाबर आजम को अंडर 13 में देखा और उनको ये ज़हन में आ गया यार ये आगे जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, उन्होंने उसको पकड़ लिया और फिर काम करना शुरू कर दिया। तो आप ये बात करेंगे कि जनाब देखें ये हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के आने वाले जो हैं लोग, ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। उस्मान कादिर, बाबर आजम, ये उस अंडर 19 टीम का हिस्सा, इकट्ठे खेले मगर अंडर 19, ठीक है। तो आप ये भी बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किसी एक बाबर आजम को उसके साथ के 11, 12, 14, 15, 16, 20 खिलाड़ियों को और को मुंतखब करना पड़ेगा, ठीक है। और ये हर साल का काम है, ये नहीं है कि एक साल किया और बैठ गए। आपने एक साइकिल बनाना है, 2014 में ये, 15 में ये, 16 में ये, 17 में ये, 18 में ये, 19 में ये, 20 में ये, 21 में ये, 22 में ये, 23 में ये, 24 में ये, आपका तो वो सारे का सारा निज़ाम ही धर्म भरम है। हाफिज़ साहब, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आप देखें कि शाहीन्स जो कि एक नए लोगों को मौका देने की एक चीज़ है, वहाँ पर आप सरफराज का नाम ले रहे हैं, वहाँ पर आप नसीम शाह का नाम ले रहे हैं। भाई जब वो एक इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत है कि आप वहाँ पर भी उनका नाम लें? आप यंग लोगों को लेकर जाएं। अगर आप वहाँ पर फिर ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं तो फिर आप टेस्ट में भी करें। देखिए, साद बेग को बैसियत विकेट कीपर इन्होंने शामिल किया और साद बेग ने कोई भी उस सतह की क्रिकेट नहीं खेली हुई जिसकी बुनियाद पर आप शाहीन्स या ए टीम में आ जाते हैं, अपने मुल्क की टीम में। तो जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गुजरे बरस में अच्छे खेल का मुजाहरा किया था, उनका क्या कसूर है? क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है? जिन्होंने वक्त गुजारा। आप प्रोसेस देखें, किसी भी जगह पर तबाही करनी हो ना तो आपको कुछ उसको ना बाहर से बुलडोज़र लाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को जो बेहतर फ़ैसले नहीं कर सकते, मैं बहुत नरम अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेहतर फ़ैसले नहीं कर सकते, उनको बैठा दें। वो क्या करेंगे?
जब वो किसी 5-4 हकदारों को और परफॉर्मर्स का रास्ता रोकेंगे ना, वो पूरे मुल्क में एक फ़िज़ा कायम हो जाएगी, यार जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं हो सकता, मौका नहीं मिलना तो वो जिन्ना दा दिल करदा वो खेलणगे। ये सिफारिशी कल्चर जो है ना, तो ये एक जब एक से बढ़कर एक आप इस तरीके के फैसले करेंगे ना, तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि जो अच्छे लोग हैं उनको जब मौका मिलेगा, जहाँ मौका मिलेगा वो चले जाएंगे आपको छोड़कर। और पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों में जितने क्रिकेटर्स पाकिस्तान छोड़ कर गए हैं, वो एक लम्हा फ़िक्रिया है। मतलब उस्मान सलाउद्दीन है, उन्होंने रन्स कर करके खत्म कर दिए। अब तो रन्स कह रहे हैं कि हमें वापस रन्स कर रहे हैं, और रन्स ही कह रहे हैं यार तू वापस कर किसी और नहीं दे दे, तेरा तो फायदा कोई नहीं। इतने रन्स उन्होंने किए, इतने रन्स किए उन्होंने, 10,000 रन्स उनको उससे भी ज्यादा हो गए शायद, उन्होंने खिलाए नहीं। ओके चलो जी, आपकी टीम 2 सेशन खेलती नहीं है, टेस्ट मैचेस में आपको ज़रूरत है क्रीज ऑक्यूपाई करने वाले बल्लेबाजों की। मतलब इंटेंट की आप बात करें ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए, और ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन ये कहे टेस्ट मैच तो हम जीते हैं, इंटेंट का क्या करना है? जो देखें, बात यह कि हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है, हर चीज़ का एक तरीक़ाकार है। पहले बस बनी होगी, फिर वो डबल डेकर बनी होगी। ऐसे ही हुआ होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि पहले डबल डेकर बन गई होगी, पहले ऊपर वाली सतह बन गई और फिर नीचे वाली बनी होगी, पहले नीचे वाली बनी होगी, फिर उसके ऊपर उसकी अगली मंजिल बनी होगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं तो आपको लाहौर देखने का मौका मिलता है। अगर आप मुल्क से बाहर जाते हैं तो आपको और किस्म के माहौल देखने का मौका मिलता है उसी बस में। फिर लोग जो छुट्टियों पे गए होते हैं उनकी ये कोशिश होती है ज़रा ऊपर वाले खाने में बैठ जाएं, वहाँ से जिस शहर में, अगर लाहौर में है तो लाहौर का नज़ारा ज़्यादा अच्छा लगेगा, और अगर बैरून मुल्क है तो वहाँ पर उसका नज़ारा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पहले ऊपर वाली नहीं बनती, पहले नीचे वाली बनती है। तो ये वो हैं जिन्होंने नीचे वाली जो बनी हुई थी उसका सत्यानाश कर दिया, और उसके ऊपर अब जो है ना वो कागज़ पे बना के ना रोज़ाना दिखा देते हैं, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो बस ठीक है। वो इब्रार उल हक साहब का भी गाना बहुत मशहूर है ना कि गल्लां दा कड़िया खावे, तो यही हो रहा है। हाफिज साहब, इसी के साथ मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी। नहीं, 2 करें अभी तो, मतलब देखें ना, बातें तो बहुत सारी हैं। अच्छा। कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम सुबह भी हमने इस पर बात की दोपहर में भी कि उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हाफिज साहब, ठीक है, मतलब आप स्टेडियम्स नए कर रहे हैं, आप चीज़ें ठीक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि हमारी क्रिकेट पर हम उसको यानी एक तरफ कर दें या उसके बारे में हम बात ना करें और हम इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर करें कि ये हमारा जी नाम चेंज हो जाएगा, गज़ाफ़ी का नाम चेंज हो जाएगा, फलां का नाम चेंज हो जाएगा, स्टेडियम नए बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्रिकेट तो ख़त्म है। जब है ही नहीं तो खेलना कहाँ पर है? देखिए, बात यह है कि ये वो चीज़ें हैं कि जिनका आपके खेल के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। और जब आपका खेल नहीं हो रहा होता ना अच्छा, और जब आपकी तवज्जो चली जाती है दीगर चीज़ों के ऊपर जो कि बराह रास्त खेल की कारकर्दगी पर असरअंदाज नहीं होती हैं, तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा ज़ेर बहस आती हैं। मतलब क्या है कि वो खिलाड़ी चित्राल सैर पे चला गया, लो खबर बन गई, वो चला गया तो वापस भी आ जाएगा। वो अकेला थोड़ा चित्राल में गया, वो पता नहीं सैकड़ों हज़ारों लोग चित्राल से वो खबरें बन रही हैं। हर बंदा टक 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 वो ट्वीटें शुरू हो गई। एक खिलाड़ी शुमाली इलाका जात की सैर पे चला गया, वो लोग होते शुरू हो गए। बाबर आजम ने पिक्चर खींच ली, बाबर आजम को फैंस ने घेर लिया, बाबर आजम अपने पुराने घर में चले गए सारी ज़िंदगी वहीं पे रहा है बाबर आजम। वो उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी उसको देखा नहीं होगा, जो लोग उसको इतने से देखते हैं, उनके लिए बाबर आजम की कारकर्दगी ही अहम है। जैसे आपने उस दिन कल बात की है कि कारदार साहब ने जब आजम खान साहब का इंटरव्यू किया, अजहर खान साहब का जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने उनको पूछा कि तुम्हारी अभी जो पढ़ रहे हो वो क्या है। मतलब क्रिकेट तो पता ही था, बजट का पूछा उन्होंने, पाकिस्तान का बजट क्या है, क्रिकेट तो उनको पता ही था। क्रिकेट तो एक वाज़ेह चीज़ है, उसके ऊपर तो कुछ छुपाने वाली बात ही नहीं है। स्टेडियम्स के नाम तब्दील होना, ठीक है, एक आप करते हैं, आप उससे स्पॉन्सरशिप लेते हैं, वो ठीक है, रूटीन की। देखिए ये सब बातें हाफिज साहब फिल वक्त तो खैर वी आर अबाउट टू एंड द शो, लेकिन मैं एंड पर एक ही बात करूंगी कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की हैं। ये क्रिकेट की जो हमारी कारकर्दगी है उससे हटकर हम और बातों की तरफ बात करने अच्छा होना वैसे कोई नहीं, क्योंकि 30 तारीख को दूसरा मैच शुरू होना है, तो जितना मर्जी लोगों का ख्याल इधर उधर कर लें, वो उसकी कारकर्दगी कुछ नहीं है। तो खैर या तो मैच बंद कर दें उतने दिन, हाँ, मीडिया राइट्स जो है वो कैंसिल कर दें, हर तरह से बस खामोशी से मैच करें, हमें रिजल्ट बाद में बता देना जो भी आएगा। चांद नजर आता है ना, मुझे बच्चे खबर चल जाती है।
खैर हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत सारी डिस्कशन हमने की और कल हम मजीद बात करें क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू द नेक्स्ट टेस्ट। देखना ये है कि पाकिस्तान किस तरह से परफॉर्म करता है, क्या जो एक एलिमेंट छोड़ा है लास्ट मैच में क्या उसको रिकवर कर पाते हैं या नहीं। मुझे और हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए। नाज़रीन आपसे मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफिज़।